तो अब जानते हैं हम त्रिदोष में कफ, तीसरे दोष को, कफ का क्या परिचय है। कफ के बारे में कहा गया है, संस्कृत के अनुसार कहते हैं कि केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफः, अर्थात जो जल से उत्पन्न होता है उसे कफ कहते हैं। केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफः। कफ में हम जानते हैं कि इसमें दो पंच महाभूत विद्यमान होते हैं। कौन से? जल और पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की जितनी सांद्रता इसमें मिलती है और जिस भी प्रकार के तत्व उसमें मिलते हैं, उसी प्रकार की प्रकृति के अनुरूप कफ का निर्माण होता है। कफ बहुत गाढ़ा भी हो सकता है, कफ हल्का पतला भी हो सकता है। जो हमारे मुंह में लार है वह भी कफ का ही एक रूप है। हमारी जो बलगम बनती है वो भी कफ का ही रूप है। हमारे शरीर के जो अंग है उनके चारों ओर एक झिल्ली का निर्माण होता है और उसके अंदर जो द्रव भरा रहता है वो भी चिकना पदार्थ है और उसकी सांद्रता भी अलग प्रकार की है, जिससे कि हमारे हृदय के और चारों ओर जैसे पेरिकार्डियम झिल्ली रहती है उसके अंदर द्रव भरा रहता है, ताकि हृदय जब अपना कार्य कर रहा हो तो उसको अन्य अंगों से रगड़ ना लगे और उसके कार्य में व्यवधान ना हो, कोई घर्षण ना हो। ऐसे ही हृदय हमारे फेफड़ों के चारों ओर भी इस प्रकार का एक आवरण रहता है। इसी तरह से शरीर, पेट और फेफड़ों के मध्य जो एक डायफ्राम के नाम से झिल्ली लगी रहती है, तो उसमें भी एक द्रव्य भरा रहता है। वो भी एक प्रकार की अलग सांद्रता का कफ का प्रकार ही है। सर ये क्या बताया था आपने? अर्थात पृथ्वी तत्व की मात्रा के बारे में आपने कुछ बताया था ना इसमें? कफ के अंदर दो पंच महाभूत विद्यमान होते हैं, जल और पृथ्वी। तो पृथ्वी तत्व में अलग अलग प्रकार के तत्वों की मेल से जो जल के साथ मेल करते हैं और उनकी परसेंटेज के प्रतिशत के हिसाब से इसकी सांद्रता निश्चित होती है। और वो अलग अलग प्रकार से, जैसे मुंह की लार है वो बहुत क्षारीय होती है, एल्कलाइन होती है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसकी जो नेचर है, उसकी जो अम्लीय अवस्था है, उसको नियंत्रण करने में, उसको कंट्रोल करने में, उसको नियमित करने में हमारी लार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त भी जो एक पाचक रस के रूप में वो कार्बोहाइड्रेट को सबसे अधिक प्रभावित करती है, या यूं कहा जाए तो जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, उसका भक्षण करते हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ सेवन करते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन उस लार के मिलने से हमारे मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर, पेट, आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है और आगे जाकर के फिर हमारे फैट का भी पाचन होता है। तो यानी सभी का पाचन अलग अलग स्तर पर होता है और वहां अलग अलग प्रकार के पाचक रसों का स्राव उस भोजन में मिलता है, ताकि अलग अलग प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से उनको हम कन्वर्ट करते हैं, किसमें? ग्लूकोज में। हर पदार्थ आखिरकार आचार्य जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही आचार्य जी। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है। शायद म्यूट तो नहीं है। अब आई सर। तो अलग अलग सांद्रता के साथ हमारे शरीर में विद्यमान रहता है। और शरीर में जितनी भी अस्थि संधियां हैं या शरीर में जहां जहां भी हम देखते हैं कि ग्रीसिंग का काम है, जहां जहां भी शरीर में अधिक अम्लता है, अधिक कहनी चाहिए अग्नि है,
पित्त है, उस पित्त को भी शांत करने का काम कफ ही करता है। अगर पित्त ना हो, अगर कफ ना हो, तो हमारे अस्थि संधियां, जहां जो हड्डियों के जोड़ हैं, उन जोड़ों को उसमें पित्त इतना पहुंचेगा कि वहां उसके अपने अम्लीय स्वभाव के कारण से उसके कैल्शियम को ही खा लेगा और पता चलेगा कि हमारी हड्डियां में क्षरण प्रारंभ हो जाएगा, हमारी हड्डियां ही गलनी शुरू हो जाएगी। तो उसमें एक चिकनाईपन, ग्रीसिंग बनाए रखने के लिए कफ जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना कफ के हमारे शरीर के जो जितने भी अंग हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हमारे शरीर के अंदर जो भोजन करते हैं जठराग्नि, वो जठराग्नि के अंदर भी एक प्रकार की म्यूकस भी एक कफ का ही रूप है। उस लेयर पूरी एक रहती है। जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि पाचन के समय जठराग्नि में हमारी स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे नमक का तेजाब भी कहा जाता है, उसका स्रावण होता है। और अगर आप सामान्य अवस्था में हथेली पर अगर HCl रख लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो उस हाइड्रोक्लोराइड से क्या होगा, हमारे शरीर में फौरन छाला पड़ जाएगा। ज्यादा मात्रा होगी तो वो नीचे से भी गला करके मांस को नीचे गिर सकता है। लेकिन जब हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है तो शरीर की दीवार को भी वो क्षति नहीं पहुंचा पाता। किसके कारण से? उस म्यूकस की लेयर के कारण से। यदि वो म्यूकस की लेयर किसकी बनी है? कफ की। अगर वो म्यूकस की लेयर हम अपने गलत खान पान के कारण से या बहुत अधिक तला भुना, ज्यादा मसाले या ज्यादा अम्लीय भोजन करने से अगर म्यूकस की लेयर खराब कर लेते हैं, तो फिर जो भी हम भोजन करते हैं तो वो ठीक से एक तो बचता नहीं है, और दूसरा जब वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है तो वो आमाशय की भीतरी दीवारों को भी जलाने लगता है। वहां पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जल जाता है, स्किन जल जाती है और लाल निशान पड़ जाते हैं, फपोले पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि उन फपोलों में कई बार खून भी रिसने लगता है, जिसको एक हम बीमारी के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्सर हो गया। आमाशय की दीवारों के अंदर क्या है, छाले पड़ गए और वो छाले कई बार फट भी गए, उसमें खून रिसने लगा, तो ऐसे में उस बीमारी को कहते हैं अल्सर हो गया। तो किसका मतलब क्या है कि हमने जो उसकी डैमेज किया है, किसको? कफ की लेयर को, म्यूकस की लेयर को डैमेज कर दिया है। तो ऐसा में खाना पीना लेना है जिससे म्यूकस की लेयर डैमेज ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जब भोजन करना है तो बहुत ही सात्विक करना चाहिए, कम मसाले वाला, कम इस तरह खट्टा हो। हमारे शरीर को जो ज्यादा एल्कलाइन नेचर पसंद है, एल्कलाइन फूड पसंद है, क्षारीय जिसे कहते हैं, तो हम जितना क्षारीय भोजन करेंगे उतना हमारा शरीर पसंद करेगा। जितना हम कम मिर्च मसाले का, जितना हम कम फैट का भोजन करेंगे, हमारे शरीर को पसंद करेगा, उसका पाचन आसानी से होगा, हमारे शरीर की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसीलिए कफ जो है वो हमारे शरीर की जो चिकनाई है उसको बनाए रखता है, शरीर में नमी को बनाए रखता है, शरीर में स्निग्धता को, हमारे अस्थि संधियों को चिकना बनाए रखता है ताकि उसमें घर्षण ना हो, आपस में वो घिसे ही नहीं, उसमें दर्द ना हो, कोई मांसपेशी, कोई तंत्रिका उससे दब ना जाए। इसी तरह कफ के माध्यम से ही हमारे शरीर में जो, चूंकि पृथ्वी तत्व जो है वो ठोस स्थूलता का प्रचायक है, हमारे शरीर में जो सामने दिखाई देता है वो क्या क्या दिखाई देता है? पृथ्वी तत्व और जल तत्व। तो जो पृथ्वी तत्व है जो कफ के अंदर घुला हुआ है, वह कफ हमारे शरीर को बढ़ाने के लिए भी, उसके विकास के लिए भी आवश्यक होता है। तो शरीर के विकास के लिए भी कफ की उपस्थिति अनिवार्य है। इसीलिए जो छोटे बच्चे हैं, मैंने कई बार भी बताया कि किशोरावस्था तक, बच्चे से लेकर के किशोरावस्था तक हमारे जीवन काल में कफ की प्रधानता रहती है। इसीलिए छोटे बच्चों को हम केवल दूध ही पिलाया करते हैं, और दूध कफ को बढ़ाने वाला है। छोटा बच्चा, इसीलिए उसके अंदर कफ भाव, जब कफज भाव की वृद्धि होती है तो वो सुस्ती आती है, आलस आता है, नींद आती है। इसलिए छोटा बच्चा जितना ज्यादा सोएगा उतना उसके लिए अच्छा है, उसके शरीर का विकास होगा। पृथ्वी तक उसका जो कफ में है
उसके शरीर के विकास के लिए, उसकी बढ़वार के लिए बहुत उपयोगी है। जो बच्चे, इसीलिए छोटे बच्चे दूध नहीं पीते। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, जो छोटे बच्चे दूध नहीं पीते, दूध पीने से जी चुराते हैं। कई बार माएँ क्या गलती करती हैं, हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं ना, उसको टेस्ट कराने लगती है। क्या रे, हम बच्चों को सब चीज टेस्ट कराते हैं। बहुत गलत है। बच्चे को 2 वर्ष तक तो हमें इस प्रकार की चीजों का टेस्ट कराना ही नहीं चाहिए। कोशिश करें कि वो अधिक से अधिक दूध पिए। जितना दूध पिएगा उसके अंदर कवच भाव की उत्पत्ति होती रहेगी, प्रधानता रहेगी, और उसके शरीर का विकास होगा। और जो लोग इस तरह की गलती कर लेती हैं माए, उनका फिर बच्चा कहते हैं बच्चा एक सूख रहा है, देखो पतला सा है, खाता ही नहीं दूध, इसका पीने का मन ही नहीं करता, जी चुराता है, दूध दूध तो क्या ही करता है, नहीं पीना दूध, इसको बड़ी मुश्किल से दूध पिलाना पड़ता है। तो ये गलती क्या है, क्योंकि हमने खुद गलती की है उसको अन्य चीजों का टेस्ट लगा के, और जब उसके मुंह में पित्त एक बार लग जाता है ना, पित्त का स्वाद आ जाता है, तो फिर वो कफ भाव से दूर हो जाता है, तो उसकी बढ़वार हो जाती है। तो इसीलिए शरीर के अंदर जो हमारे विकास है, हमारे शरीर के अंदर जो मादकता है, हमारे शरीर के अंदर जो काम शक्ति है, हमारे शरीर के अंदर जो बल है, उत्साह है, हमारे शरीर के अंदर जो घाव को भरने की एक प्रवृत्ति है, गुण है, वो सब इस कफ के कारण से होता है। यहाँ तक कि रोगों के आक्रमण को रोकने की भी शक्ति इस कफ के अंदर ही होती है। जब भी वायरस और बैक्टीरिया शरीर में प्रभाव अंदर अटैक करते हैं, तो कफ उसको अपने आप में सोख करके उसको आगे डैमेज करके आगे भेज देता है। तो हमारे शरीर में मानसिक व शारीरिक श्रम करने की जो क्षमता है, हमारे अंदर जो दया का भाव है, क्षमा का भाव है, धैर्य है, ज्ञान है, विवेक है, यानी और मानसिक स्थिरता है, उसका भी गुणों का कारक और नियंत्रण करता ये कफ ही है। कफ के कारण से ही हमारे शरीर के, हमारे स्वभाव के अंदर क्षमा के, दया के, करुणा के, ज्ञान के, विवेकशीलता के गुण आते। जहां पित्त की गर्मी तथा वात की रूखापन हमारे कफ को स्निग्ध पदार्थों का एक तरह से स्राव कर उन ऊतकों की रक्षा करता है। वात से और पित्त से कफ जो है ऐसे सभी मांसपेशियों की, नहीं तो मांसपेशियां भी रूखी होकर के अपनी जो खिंचाव है, मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, मांसपेशियां सारी काम कर रही है, लेकिन यदि केवल वात रहेगा या केवल पित्त रहेगा तो शरीर में उसको चिकनाई खत्म हो जाएगी, रूखापन बढ़ जाएगा, क्योंकि अग्नि भी पानी को जलाती है और वात भी पानी को सुखाती है। तो उस रूखेपन के कारण से फिर हमारे शरीर की मांसपेशियां भी काम नहीं कर पाएंगी। तो उन मांसपेशियों में भी चिकनाई बनाए रखने के लिए प्रत्येक तंतु के अंदर, स्नायु तंत्र, स्नायु जिसे बोलते हैं, उस प्रत्येक पेशी के अंदर ये एक ग्रीसिंग की तरह काम करके उसकी चिकनाई बनाए रखते हुए, उसकी लचीलापन बनाए रखते हुए उसको कार्य करने में हमारे मदद करता है। अर्थात उन ऊतकों की यह रक्षा भी करता है पित्त से और वात से। हमारी नींद का जो प्रमुख कारण है वह भी यह कफ ही है। यदि हमारे शरीर में पित्त की अधिकता हो जाएगी तो हमारे शरीर में अग्नि, ताप बढ़ जाएगा, हमारे शरीर में व्यग्रता बढ़ जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी। ताप हमारा शरीर को बेचैन बनाए रखेगा तो हमारे शरीर में नींद उड़ जाएगी। कफ जो है वो हमारे शरीर में जो चूंकि मादकता लाता है, मस्ती लाता है, हल्कापन लाता है। जैसे कफ के गुण होते हैं कि गाढ़ा है, धीरे धीरे बहता है, पानी फिर थोड़ा तेज बहता है, हवा बहुत तेज बहती है, तो ये शरीर में सुस्ती लाता है। और इसके कारण से क्या होता है कि हमारे शरीर में जो नींद है, तो नींद का प्रमुख कारण जो है वो कफ का ये तमो भाव है। कफ के अंदर जो तमो भाव है, तम भाव, ये तमो भाव इसका, कफ का, ये हमारे शरीर में नींद लाने का प्रमुख कारक है। अपने आश्रय स्थान और कार्यों के आधार पर कफ को भी 5 भेदों में बांटा गया। 5 प्रकार के कफ को नामकरण दिए गए हैं। पहला है क्लेदक,
दूसरा है अवलंबक, तीसरा है बोधक, चौथा है क्या सर? तर्पक और पांचवा श्लेषक। मैं एक बार और दोहराता हूं। पहला क्लेदक, दूसरा अवलंबक, तीसरा बोधक, चौथा तर्पक और पांचवा श्लेषक। तो कफ के कारण से यदि कफ कुपित हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, कुपित मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर में 20 प्रकार के रोग होते हैं। यदि पित्त बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में 40 प्रकार के रोग हो जाते हैं। और यदि हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है, वात कुपित हो जाता है, तो हमारे शरीर में 80 प्रकार के रोग होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा सर कफ के कुपित बात होने पर कफ 20 प्रकार के तीनों रोग ही होते हैं। इनका कार्य के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर इनकी क्या भूमिका है।